So simple tutorial. Good morning students. Welcome to SST So simple tutorial. हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा? What is constitution and what it does? Today's topic is the Constituent Assembly. इस क्लास में हम यह डिस्कस करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती क्या है, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसी थी और उनके काम करने का तरीका क्या था। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती क्या है यह समझ लें। इट इज़ एन असेंबली ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स दैट राइट्स द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब यह रिप्रेजेंटेटिव्स की ऐसी असेंबली है जो संविधान लिखने का काम करती है। तो हमारे देश में यह काम शुरू कैसे हुआ, आइए देखते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इलेक्शन जुलाई 1946 में होती है। इसकी पहली बैठक फर्स्ट मीटिंग दिसंबर 1946 में होती है। नेक्स्ट ईयर जून 1947 में माउंटबेटन प्लान आने के बाद जब देश का बंटवारा तय हो गया तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी दो हिस्से में बंट गई, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया और दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान। तो जो रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान वाले एरिया से चुनकर आए थे वे अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं रहे और इस तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कुल मेंबर 299 बचे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। असेंबली ने 26 नवंबर 1949 को अपना काम पूरा कर लिया और फिर 26 जनवरी 1950 को ये कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया। हम लोग इसी दिन को रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करने में कितना समय लगा? 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे, मतलब लगभग 3 साल। इन 3 साल में मेंबर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन पर चर्चा करने के लिए 114 डेज बैठकें की। बच्चों, जब 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को असेंबली का टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया गया था। बाद में 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट और H.C. मुखर्जी को वाइस प्रेसिडेंट चुना गया। इस असेंबली ने कई कमिटीज़ गठित की जिनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट थी ड्राफ्टिंग कमेटी। इसी कमेटी का काम था नए कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार करना और इस कमेटी के चेयरमैन बनाए गए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ये सब बच्चों कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपको जीके पॉइंट ऑफ व्यू से भी मालूम होना चाहिए। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किस तरह से काम किया ये देखते हैं। The assembly worked in a systematic, open and consensual manner. उनके काम करने का तरीका कैसा था? सिस्टमेटिक मतलब व्यवस्थित, ओपन मतलब खुला हुआ और कंसेंसुअल मतलब सबकी सहमति बनाकर चलने की थी। असेंबली के मेंबर्स ने डिस्कशन और रीजन्ड आर्गुमेंट पर जोर दिया। इस प्रोसेस में सबसे पहले कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स तय किए गए, फिर उस पर सबकी सहमति बनाई गई। इसके बाद डॉक्टर अंबेडकर ने डिस्कशंस के लिए उसका ड्राफ्ट तैयार किया। फिर उस ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन पर क्लॉज बाय क्लॉज कई राउंड डिस्कशन हुए। इन डिस्कशंस में 2000 से अधिक अमेंडमेंट्स पर विचार हुआ। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बच्चों जो कुछ भी उन्होंने किया हर चीज़ को रिकॉर्ड किया गया। एवरी डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड एंड एवरी वर्ड स्पोकन हैज़ बीन रिकॉर्डेड एंड प्रिजर्व्ड, मतलब उनको संभाल कर भी रखा गया। दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। इन्हीं को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स कहा जाता है। इन्हें 12 मोटे मोटे वॉल्यूम्स में प्रिंट किया गया है और ये सुरक्षित रखे हुए हैं। यदि आप इन डिबेट्स को पढ़ेंगे तो आप हर प्रोविजन के पीछे की सोच और तर्क यानी कि रैशनल को समझ सकते हैं। इसीलिए दे आर यूज्ड टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। इनका इस्तेमाल कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या करने के लिए किया जाता है। फाइनली बच्चों, वी गॉट ए ब्यूटिफुल कॉन्स्टिट्यूशन
ए ग्रेट अचीवमेंट इन लेस देन 3 years। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। वाई शुड वी एक्सेप्ट ए कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय दिस असेंबली मोर देन 50 years ago? हम इस 50 साल से भी पहले बने कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों मानते हैं? बच्चों, दुनिया में कई देशों को कॉन्स्टिट्यूशन फिर से लिखना पड़ा। पता है क्यों? क्योंकि जिन बेसिक आइडियल्स या प्रिंसिपल्स पर अभी हम कंसेंसस की बात कर रहे थे वो वहाँ मिसिंग थी। उन बेसिक बातों पर वहाँ के मेजर सोशल ग्रुप्स या पॉलिटिकल पार्टीज की सहमति नहीं थी, इसीलिए कोई उसे फॉलो नहीं करता था। वो कॉन्स्टिट्यूशन उनके लिए महज एक कागज के टुकड़े जैसा था। पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ लिखा हुआ है, आपको क्या लगता है कि वो सिर्फ उन मेंबर्स के विचारों को एक्सप्रेस करता है? नहीं, ऐसा नहीं है। इट एक्सप्रेसेस ए ब्रॉड कंसेंसस ऑफ इट्स टाइम। ये उस वक्त पर लोगों की व्यापक सहमति को व्यक्त करता है, सिर्फ मेंबर्स की नहीं। इसीलिए इतने सालों में कई सोशल ग्रुप्स ने कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजंस पर सवाल तो उठाए हैं, पर किसी भी ग्रुप ने इसकी लेजिटिमेसी पर सवाल खड़े नहीं किए। यह एक बहुत बड़ी बात है। दूसरा पॉइंट है रिप्रेजेंटेशन का, प्रतिनिधित्व का। क्या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पूरे देश के लोगों को रिप्रेजेंट करती थी? तो जवाब है कि करती थी। इसे हम दो तरह से समझने की कोशिश करते हैं। पहले आप यह समझिए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन कैसे हुआ, मतलब मेंबर्स कैसे चुने गए। बच्चों, उस समय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज तो थी नहीं, तो सारे लोग डायरेक्ट इलेक्शन में भाग कैसे लेते? नहीं ले सकते थे, है ना? इसीलिए उनका चुनाव उस समय की एग्जिस्टिंग प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स के मेंबर्स ने किया। तो इससे पूरे देश के ज्योग्राफिकल एरियाज का फेयर रिप्रेजेंटेशन तो हो ही गया ना। अब दूसरे तरह से समझिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फ्रीडम स्ट्रगल को लीड किया था। इस बात को तो आप एग्री करेंगे ना? तो स्वाभाविक है कि इसी पार्टी का डोमिनेंस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी था, ठीक है। पर कांग्रेस खुद एक ऐसी पार्टी थी जिसमें लगभग हर विचारधाराओं वाले लोग थे। इसके अलावे असेंबली में ही कई मेंबर्स थे जो कांग्रेस के विचारों से सहमति नहीं रखते थे। यही नहीं, यदि आप सोशल टर्म्स में भी देखें तो इस असेंबली में हर ग्रुप, कास्ट, क्लास, रिलीजन और ऑक्यूपेशन के लोग मौजूद थे। तो सोचिए, जिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कंपोजिशन ऐसा रहा होगा उससे शिकायत किसे होगी? और यदि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के जरिए ही डायरेक्ट इलेक्शन से हुआ होता तो उस असेंबली का कंपोजिशन कुछ अलग होता क्या? वो भी ऐसा ही होता। समझ गए? Why do we accept the constitution made more than 50 years ago? यह एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे लिख कर तैयार कर लेना है। तो इसके साथ ही आज का टॉपिक खत्म होता है। टाइम फॉर प्रोबेबल क्वेश्चंस नाउ। 1. When were the elections to the constituent assemblies held in India? 2. What are constituent assembly debates? 3. Give reasons for accepting the constitution made by the constituent assembly more than 50 years ago. अब आप लोग एक बार अपने टेक्स्ट बुक को पढ़ें और प्रोबेबल क्वेश्चंस को लिखकर तैयार कर लें। अब हम अगले क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन, कीप रीडिंग एंड हैव अ नाइस डे अहेड। थैंक यू।